नीट छात्रा का रेप और फिर मौत के मामले में एफएसएल की रिपोर्ट सामने आने के बाद में एसआईटी ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। एसआईटी ने गुरुवार को ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए वीडियो फुटेज और सीडीआर रिकॉर्ड के आधार पर 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। इनके सैंपल्स भी लिए गए। एफएसएल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मिले स्पर्म 18 से 21 साल के लड़के के हो सकते हैं, जिसके बाद एसआईटी ने इस उम्र के उस लड़के की तलाश तेज कर दी जो मृतक के करीबी या हॉस्टल से जुड़ा हो सकता है। और जो 5 संदिग्ध हिरासत में लिए गए उन्हीं में से कोई एक आरोपी हो सकता है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, 2 बड़े सवाल है। सबसे पहला तो अब जांच कहां तक पहुंची है, और दूसरा जो पहले पुलिस की जांच थी अब वो कई सवालों के घेरे में है, और गंभीर सवाल कार्यशैली पर, जांच पर। बिल्कुल, देखिए, पहला ही दिन से परिवार के लोग सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे थे और परिवार के लोग यह दबाव भी दे रहे थे पटना पुलिस पर कि जो पुलिस की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होगी, और वो शायद अभी गलत साबित होते हुए भी नजर आ रही है। आपने देखा होगा पहले ही दिन एक बड़े अधिकारी का बयान आया जिसमें यह कहा गया कि लड़की ने नींद की गोली ज़्यादा ले ली है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उन दोनों का जब अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि लड़की के अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म मिला है, जो बताया जा रहा है कि 18 साल के लड़के के करीब का है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक इस पूरे मामले में आधे दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है, और जल्द ही पटना पुलिस यह दावा भी कर रही है कि पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 2 दिन बाद बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होना है, और कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आज इसको लेकर एक मार्च भी है पटना में। और ऐसे में अगर पटना पुलिस जल्दी इसका खुलासा नहीं करती है तो जरूर एक बार फिर से सवालों के घेरे में होगा कि आखिर एसआईटी की टीम कितने दिनों में इसका खुलासा करेगी। निश्चित तौर पे बहुत शुक्रिया। इसको कोई बदलने की भविष्य में हिम्मत नहीं कर सकता। अब युवा जाग चुका है हरियाणा का। आज युवा को उसका अधिकार मिला है तो अधिकार युवा अब छीनने थोड़ी देगा। ऐसे लोगों के हाथ में कभी हरियाणा की सत्ता नहीं आएगी जो युवाओं का रोजगार छीनते थे। अब ये बात तो उन लोगों को भी समझ लेनी चाहिए जो आजकल मंचों से युवाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, हरियाणा की जनता ने देखा। पिछले दिनों एक मंच के ऊपर एक राजनीतिक नेता किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे। बिल्कुल उसी पर मैं आ रही हूँ कि यहाँ पर अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि युवाओं को सड़कों पर उतारो, जो शासक है उनको गद्दी से उतारो, पीटो। दूसरी तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि जो जेन जी है, जेन अल्फा है, ये इस देश का भविष्य है, विकसित भारत के रास्ते पर लेकर जाएंगे। तो बिल्कुल अलग अलग सोच है। देखिए, कुछ लोग सृजन के रास्ते को अपनाते हैं जिनके लिए राजनीति सेवा करने का माध्यम है, और जो राजनीति को अपने परिवार के उत्थान के लिए उपयोग करते हैं वो विध्वंस का रास्ता अपनाते हैं। अब ये तो हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नायब जी आज सृजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और युवा हमारा विध्वंस की सोच के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास कभी नहीं करेगा। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पर महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर उस वक्त आ रही है अजीत पवार के निधन के बाद। अब महाराष्ट्र सरकार में उनके रिक्त पदों को लेकर एनसीपी में हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार डिप्टी सीएम थे और उनके पास वित्त मंत्रालय था। एक्साइज, स्पोर्ट्स और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास था। एनसीपी इस कोशिश में है कि ये सभी विभाग फिर से एनसीपी के हिस्से में ही आए। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर एनसीपी जल्द सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिख सकती है। और देखिए, कई पद उस वक्त वो संभाल भी यहां पर रहे थे, लेकिन प्लेन क्रैश अचानक से होता है और कल उनका
अंतिम संस्कार भी यहां पर किया गया। लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि एनसीपी ये चाहती है कि जो मंत्रालय उनके पास अब तक रहे थे, जो अब रिक्त हो चुके हैं, उनके जाने से जो खाली हुए हैं, उनको अब एनसीपी के पास ही रहना चाहिए। और उसको लेकर हो सकता है कि सीएम फडणवीस को एनसीपी की ओर से कोई पत्र यहां पर लिखा जाए जिसमें वो ये मांग रख सकते हैं। देखिए, उनके पास वित्त मंत्रालय था, एक्साइज, स्पोर्ट्स, इसके अलावा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी वही संभाल रहे थे अजीत पवार। और अब उम्मीद यही है कि हो सकता है सुनेत्रा पवार ये सब कुछ संभालें। और देखिए, इन सबके बीच एक चर्चा इस बात को लेकर भी शुरू हो गई है कि क्या एनसीपी अजीत गुट और एनसीपी शरद गुट एक साथ आएंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसे लेकर अजीत पवार ने एक फ्यूचर प्लान बनाया था जिसके मुताबिक अजीत गुट और शरद गुट एक साथ आने वाले थे। लेकिन ये प्लान अंजाम तक पहुंचता उससे पहले अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अब इसी के बाद इंतजार यही है कि फैसला अब आगे क्या लिया जाएगा एनसीपी की ओर से, इसके अलावा अजीत पवार के परिवार की ओर से। क्या सुनेत्रा पवार अब जो उनकी सत्ता है उसको यहां पर संभालेंगी, क्योंकि अटकलें इस बात की भी लग रही हैं कि बारामती से वो चुनाव लड़ सकती हैं। और उसके बाद क्या वो परिवार के साथ फिर से एकजुट होने का फैसला लेंगी या फिर महायुति के साथ ही रहेंगी। देखिए, अब सवाल है कि एनसीपी महायुति में बनी रहेगी या फिर एक बार यूनाइटेड एनसीपी बनेगी। इसे लेकर सूत्रों के हवाले से खबर भी है। फिलहाल एनसीपी अजीत गुट के नेता इसे लेकर दो गुटों में बंटे हुए हैं। एक गुट महायुति में बना रहना चाहता है, दूसरा गुट शरद पवार संग जाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक इस बात को लेकर चर्चा थी कि अजीत पवार और शरद पवार साथ आएंगे। इसे लेकर फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते में बाकायदा ऐलान होने वाला है। लेकिन उससे पहले अजीत पवार का निधन हो गया। इससे पहले अजीत पवार और शरद पवार के बीच की नजदीकियां भी सबने निकाय चुनाव के दौरान देखी, जब पुणे और पिंपरी चिचवड़ में दोनों की पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ी। इसके बाद भी फरवरी वाले प्लान की चर्चा शुरू हो गई थी। इन सारी हलचल के बीच सूत्रों की माने तो बीजेपी ये चाहती है कि एनसीपी महायुति में बनी रहे, क्योंकि एनसीपी अगर महायुति से अलग होती है तो सरकार की सेहत पर थोड़ा असर, देखिए असर तो नहीं होगा लेकिन मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं। एनसीपी हटी तो एकनाथ शिंदे का दबदबा इससे बढ़ सकता है। और हमारे सहयोगी इस वक्त विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, और क्या डिटेल्स आप पहुंचाएंगे? आप समझ रहे हैं एनसीपी में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? अजीत पवार का एक रिक्त स्थान, उस रिक्त स्थान को पहले तो भरेगा कौन, और फिर एनसीपी अब कहां जाएगी, किस ओर जाएगी? अभी दो रास्ते उसके पास हैं। देखिए शिवानी, ये एनसीपी अभी उस मोड़ पे खड़ी है जहां पर अब उसको तय करना है कि उसे किस रास्ते पे जाना है। देखिए, पूरी एनसीपी जो लीडर थे, जो प्रमुख थे, अजीत दादा पवार, उनका जो देहांत है वो 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में हो गया था। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एनसीपी का प्रमुख कौन बनेगा। दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन बनेगा। तीसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो पोर्टफोलियो अजीत पवार के पास थे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे, फाइनेंस, प्लानिंग और स्पोर्ट्स, इनके मंत्री वो इनका जो पोर्टफोलियो वो किसको दिया जाएगा। अब इसको लेकर देखिए विचार विमर्श चल रहा है। एनसीपी अजीत पवार गुट में और एनसीपी शरद पवार गुट में जो सूत्र बता रहे, उनका जो मर्जर था ऑलमोस्ट डन था। जिला परिषद के चुनाव के बाद ये मर्जर का ऐलान होना था। और अगर मैं आपको बताऊं स्पेसिफिक तारीख 8 फरवरी को ही ये ऐलान होता कि 8 फरवरी को दोनों अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट एक साथ आकर एक ही एनसीपी में रहेंगे। अब देखिए, उनका देहांत हो चुका है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मर्जर होगा या नहीं होगा। अब जो जानकारी मिल रही है कि देखिए, शरद पवार गुट में 2 गुट बच चुके हैं। कोई चाहता है मर्जर हो, कोई चाहता है कि नहीं शरद पवार के साथ ही रहना है। वही अजीत पवार गुट में भी 2 ग्रुप हो गए हैं। कई लोग चाहते हैं कि सरकार में बने रहें और कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, अजीत दादा की मौत के बाद वो वापस शरद पवार के पास चल जाए। तो ये अलग अलग गुटबाजी हो रही है। अब जो फाइनल कॉल लेना है कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर अजीत पवार की जो पत्नी है, जो फिलहाल राज्यसभा सांसद है सुनेत्रा पवार, उनको प्रमोट किया जाएगा। हो सकता है कि जो एनसीपी की मांग है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए और जो पोर्टफोलियो अजीत पवार संभालते थे वो पोर्टफोलियो सुनीता पवार को दी जाए। वही उनके बेटे जय और या पार्थ पवार जी विवेक, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी अटकलें यहाँ पर लगातार लग रही हैं। अब आगे क्या होगा इस पर सबकी नजर यहाँ पर लगातार रहेगी। और देखिए, एक बड़ी खबर भी इस वक्त है जहां महाराष्ट्र में इस बार बजट सीएम देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे। अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्हें ही ये बजट पेश करना था, लेकिन अब उनके निधन के बाद सीएम फडणवीस खुद बजट पेश करेंगे। बतौर महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने अब तक 11 बार सदन में बजट पेश किया था और लगातार वो ये पदभार यहां पर संभाल रहे थे। लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद अब सबसे पहले तो सवाल यही है कि अब वित्त मंत्री का जो पद है वो किसे दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि देखिए बजट सेशन अब यहां पर शुरू होने वाला है तो बजट पेश करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में सीएम फडणवीस अब बजट खुद पेश करेंगे।